Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को पसंद भी कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th केमिस्ट्री दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसमें आज हम देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे गोल्ड फॉयल और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस चेक करेंगे उसके एक्सपेरिमेंट की और उन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उसने जो रिजल्ट कंक्लूड किया हम वो भी देखेंगे। रदरफोर्ड परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या समझने के लिए एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए कि किस तरह से एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो किस तरह से एक एटम में कोएग्जिस्ट करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम का। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया दैट इज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसमें उसने गोल्ड की बहुत ही बारीक लेयर ली और उस पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की और फिर उसने चेक किया फोटोग्राफिक प्लेट पर इन बम्बार्डमेंट के कि ये किस डायरेक्शन पे मुड़कर जाते हैं। तो उसने ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ही टू का bombarded the alpha particle on 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल जो कि बहुत ही बारीक लेयर थी गोल्ड फॉयल की। उसपे उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल के लिए सोर्स के तौर पर उसने रेडियम या पोलोनियम को यूज किया क्योंकि ये दोनों सोर्स हैं अल्फा पार्टिकल्स के। क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट फ्रॉम द मैटर तो उसने इनको इस्तेमाल किया अल्फा पार्टिकल्स को कि वो चेक कर सके कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरह से गोल्ड की फ्यू सेंटीमीटर थिक लेयर में से पास करके जाएंगे। ही यूज पोलोनियम और रेडियम एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और उसको उसने प्लेस किया एक लेड और के कंटेनर के अंदर और वहां से जब अल्फा पार्टिकल्स मूव करके गए और टकराए गोल्ड लेयर के साथ तो वो उससे टकराने के बाद उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट ही मूव करके चले गए। फ्यू पार्टिकल्स जो हैं लार्ज एंगल पर टर्न किए और बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो गए। और ये सारी ऑब्जर्वेशन उसने किस पे चेक की फोटोग्राफिक प्लेट पे जिसने सराउंड किया हुआ था गोल्ड लेयर को। ये इसकी ऑब्जर्वेशंस थी। He observed the effects of the alpha particles on the photographic plate. Almost all the particles passed through the foil undeflected. ज्यादातर particles आप देख सकते हो उसमें से undeflected pass कर गए। Few particles ऐसे थे only few particles were deflected at a large angle. उसमें से आप देख सकते हो कि few particles ऐसे हैं जो कि large angle पर deflect हुए और only few particles very few particles bounced back on hitting the gold foil. आप देख सकते हो कि बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 180 डिग्री पे बाउंस बैक होके गए। ये अब उसकी तीन ऑब्जर्वेशंस थी यानी ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव कर गए गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो एक लार्ज एंगल पर टर्न किए और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गए। इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए उसने कुछ रिजल्ट कंक्लूड किए जिसमें से पहला रिजल्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड सो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। यानी आपके पास ज्यादातर जगह खाली है तभी उसमें से सारे पार्टिकल्स जो है ज्यादातर पार्टिकल्स जो है उसमें से सीधे ही निकल गए। ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट था। फिर उसने देखा कि द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी एक लार्ज एंगल पर जब पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए तो उसके नतीजा उसने ये निकाला कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसको उसने क्या नाम दिया जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। Complete rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard. अब बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कंप्लीट बाउंस बैक हुए थे जिसका मतलब ये हुआ क्योंकि कुछ पार्टिकल्स हुए थे इसका मतलब है बहुत कम जगह ऐसी है और क्योंकि वो 180 डिग्री पर बाउंस बैक हुए थे इसका मतलब है वो डेंस और हार्ड है क्योंकि इसके अंदर ही हमारे पास प्रोटॉन भी है इसके अंदर ही न्यूट्रॉन भी है तो ये डेंस भी है हार्ड भी है। और नेक्स्ट उसने ये देखा कि ये वेरी स्मॉल भी है इन साइज में। तो जो बाउंस बैक हुए 180 डिग्री पर उससे उसने ये नतीजा निकाला कि एटम के सेंटर में बहुत ही डेंस हार्ड और स्मॉल साइज का
कोई स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको उसने बाद में क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब उसने ये नतीजा निकाला क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स उसमें से पास कर गए थे, जिसका मतलब है ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस तो मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व हो रहे हैं ऑर्बिट्स में। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। जब एटम को चेक किया गया कि उस पर कौन सा चार्ज है, तो एज अ होल उस पर कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। और क्योंकि इन पे चार्ज जो है वो सेम है, लेकिन एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, जो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, और एज अ होल एटम क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल एटम बन जाता है। Except the electrons, all the fundamental particles lie in the nucleus, जो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं। और फिर उसने उसी न्यूक्लियस को क्या नाम दिया, न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। अब ये तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, जिसके नतीजे में उसने रिजल्ट को कंक्लूड किया। उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहे हैं। न्यूक्लियस जो है स्मॉल इन साइज है, डेंस है, हार्ड है। तमाम फंडामेंटल पार्टिकल जो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है लाए इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व होते हैं। ये तमाम इसकी ऑब्जर्वेशंस थी, जिसके नतीजे में ये इसने रिजल्ट निकाला। लेकिन उसके बावजूद भी डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट था, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखा जाए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के मुताबिक, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये मुसलसल एनर्जी रिलीज करते रहेंगे। और अगर ये मुसलसल एनर्जी रिलीज करेंगे तो ये आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जिससे इनका स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स कर जाएगा और कोई जो है सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। और दूसरी इसका डिफेक्ट ये था कि अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो फिर तो इनका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इस तरह से कि आप कंटिन्यूसली एक स्पेक्ट्रम हासिल कर लेते हो। लेकिन इसके बावजूद इनका क्या था, इनका लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था कि कब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, कब ये एनर्जी गेन करते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया अपने बाद के एटॉमिक मॉडल्स में। इन दो डिफेक्ट्स को दूर किया गया उनमें, जो कि इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। आई थिंक आप सबको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।